नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है अपराध की कहानियों की श्रृंखला को। देखिए, आज हम फिर से चर्चा कर रहे हैं यूपी बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर शिव प्रकाश शुक्ला की। और शिव प्रकाश शुक्ला की कहानियां तो कभी खत्म होती ही नहीं है, बावजूद इसके कि वह 1998 के सितंबर महीने में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद इलाके में इंदिरापुरम में मुठभेड़ में मार दिया गया था। लेकिन शिव प्रकाश शुक्ला एक ऐसा ड्रेडेड क्रिमिनल जिसने पता नहीं कौन कौन सा अपराध किया। कई अपराध की कथाएं सामने आ गई, कई आज भी गहराइयों में छुपी हुई है। तो देखिए, आज हम बताएंगे कहानी में कि हरिशंकर तिवारी, जो गोरखपुर के सबसे बड़े माफिया डॉन थे और पॉलिटिशियन भी बन गए थे, मंत्री भी बन गए थे। 1998 में कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री थे। उसे शिव प्रकाश शुक्ला कैसे धमका रहा था, कैसे कह रहा था, तुम्हें तो रॉकेट लॉन्चर से उड़ाएंगे, तुम्हारी धोती खुल जाएगी। देखिए, यदि गोरखपुर का इतिहास आपको पता है, गोरखपुर का खूनी बार आपको पता है, गैंगवार आपको पता है, तो ये जानकारी होगी कि हरिशंकर तिवारी बनाम वीरेंद्र शाही, जब तक वीरेंद्र शाही जिंदा रहे, हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही में खून बहता रहा। शिव प्रकाश शुक्ला का अभ्युदय तो बहुत तेजी से हुआ था, अचानक से हुआ था। और शिव प्रकाश शुक्ला ने सबसे पहले किसे मारा, या यूं कहें कि उसकी हनक और उसकी धमक कैसे बनी, तो उसने वीरेंद्र शाही को दूसरे प्रयास में लखनऊ में गोलियों से छलनी कर दिया था। और देखिए, यदि वीरेंद्र शाही, जो इतने ताकतवर थे, इतने मजबूत थे, इतने सुरक्षा घेरे में चलते थे, यदि एक महिला के घर में अकेले नहीं जाते तो मौका नहीं मिलता। इतना आसान मौका श्री प्रकाश शुक्ला को वीरेंद्र शाही को मारने को नहीं मिलता। वीरेंद्र शाही के मारे जाने के बाद हरिशंकर तिवारी थोड़े निश्चिंत हुए होंगे, चलो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मारा गया। लेकिन बात ऐसी नहीं थी। शिव प्रकाश शुक्ला हरिशंकर तिवारी को भी छोड़ने वाला नहीं था। बात शुरू हुई थी ठेकों की लड़ाई को लेकर, और बात पहुंच गई थी विधानसभा पहुंचने तक लेकर। तो देखिए, चुल्ला पार से जो विधायक थे हरिशंकर तिवारी को शिव प्रकाश शुक्ला ने परेशान करना शुरू किया। शिव प्रकाश शुक्ला ने उन पर भी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन प्रारंभिक कोशिशें विफल रही थी। और जितना ड्रेडेड श्री प्रकाश शुक्ला हो गया था, हरिशंकर तिवारी को भी यह बात समझ में आती थी कि यह मुझे छोड़ने वाला नहीं है। तो हरिशंकर तिवारी ने अपने सुरक्षा घेरे को कैसे बढ़ाया था। देखिए, जो श्री प्रकाश शुक्ला का परिवार था, वह यह नहीं चाहता था कि हरिशंकर तिवारी की हत्या हो। तो देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला के पिता को हरिशंकर तिवारी ने अपने साथ रखना प्रारंभ कर दिया था। जब भी वे कहीं आते जाते, श्री प्रकाश शुक्ला के पिता साथ में रहते, परिवार के दूसरे सदस्य भी साथ रहते। भरोसा इस बात का कि श्री प्रकाश शुक्ला गोलियों की बौछार नहीं करेगा, AK-47 बस्ट नहीं करेगा, क्योंकि पिताजी साथ हैं और पिताजी मारे नहीं जा सकते हैं, पिताजी की हत्या क्यों करेगा। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। श्री प्रकाश शुक्ला के डर से हरिशंकर तिवारी ने 2 मिनी बस खरीदे थे, और जब वे घर से बाहर निकलते थे, कहीं आना जाना होता था, तो उनके कारकेट में आगे पीछे 2 मिनी बस हुआ करता था, जिसमें 50 लोग बैठे हुआ करते थे। कभी कभी स्वयं हरिशंकर तिवारी भी इसी मिनी बस में बैठ जाते थे, बीच में बैठ जाते थे, ताकि श्री प्रकाश शुक्ला को आसानी से निशाना बनाने का मौका न मिले। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला कहाँ पीछा छोड़ने वाला था। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला को यह कहाँ पता था कि मौत उसके करीब पहुँच चुकी है। देखिए, STF लगी हुई थी, और STF को 1998 की सितंबर महीने में इस बात की मुकम्मल जानकारी मिल गई थी कि श्री प्रकाश शुक्ला जो है वह दिल्ली में कैंप कर रहा है और दिल्ली से ही ऑपरेट कर रहा है। तो STF के जो चीफ थे, अरुण कुमार, सत्येंद्रवीर सिंह, राजेश पांडे, अविनाश मिश्रा, ये तमाम लोग दिल्ली में कैंप कर रहे थे। श्री प्रकाश शुक्ला के कई टेलीफोन नंबर्स, मोबाइल नंबर्स की जानकारी मिल गई थी, कुछ PCOs की जानकारी थी। तो इसे सर्विलांस पर रखा गया था और पैरेलल माध्यम से कन्वर्सेशंस को सुना जा रहा था। जो कॉल्स जा रहे थे, आ रहे थे, उसे सुना जा रहा था।
तो देखिए, श्री प्रकाश के मुठभेड़ में मारे जाने के कुछ दिनों पहले से वह बिल्कुल करीब था एसटीएफ के। बस एसटीएफ को असली ठिकाना खोजना था। अंतिम ठिकाना तो यह दिखता था कि वह हवाई जहाज पकड़ने जाएगा, वहीं उसे रास्ते में मुठभेड़ में मार दिया जाएगा। लेकिन इसके पहले ही एसटीएफ को मौका मिल गया। ग्रेटर कैलाश 2 के एक पीसीओ का पता चला। तो देखिए, कहानी ये है हरिशंकर तिवारी की। और हरिशंकर तिवारी की कहानी सुनने के पहले यह भी समझिए कि श्री प्रकाश शुक्ला ने अंतिम दिनों में यह तय कर लिया था कि जो कुछ काम बचे हैं, जो कुछ ठेके बचे हैं, जो कुछ सुपारियां बची हैं, जैसे उसे साक्षी महाराज को मारना था। और साक्षी महाराज को मारने के लिए वह लगातार पीछा कर रहा था। कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर को मारने की सुपारी उसने नहीं ली थी, लेकिन साक्षी महाराज को मारना उसका ध्येय था। देखिए, राजेश पांडे जिन्होंने किताब लिखी है वर्चस्व, उसमें यह भी कहा गया कि सूरजभान सिंह ने बृजबिहारी प्रसाद को मरवाने के बाद पप्पू यादव को मारने के लिए भी कहा था। लेकिन इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं और हमने इस बारे में विस्तार से आपको बताया है। तो साक्षी महाराज को मारना था। एसटीएफ से वह भिड़ना चाहता था और इस कोशिश में लगा हुआ था कि वह एसटीएफ के 1-2 पदाधिकारियों को मार दे, ताकि एसटीएफ वाले भी यूपी पुलिस की तरह पीछा करने का साहस न करें। इसके साथ ही वह इस बात को भी प्लान कर रहा था कि अगले कुछ महीनों में हम सरेंडर करेंगे और जेल में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब उसे चुनाव लड़ना था, उत्तर प्रदेश पर राज करना था और वह वैसे विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित कर रहा था। अपने सहयोगी अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी को भी समझा रहा था कि तुम्हें भी विधायक का चुनाव लड़ाएंगे। और उसके मन में देखिए, मोकामा गैंग ने यह समझा दिया था कि जब हम दूसरों को बूथ लूट कर चुनाव जितवा सकते हैं, तो हम स्वयं क्यों नहीं चुनाव जीत सकते हैं। देखिए, मोकामा गैंग को और बिहार के दूसरे गैंग को आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 2000 में संपन्न हुए थे, उसमें सफलता भी मिली। लेकिन इसके पहले ही श्री प्रकाश शुक्ला मुठभेड़ में मारा गया। तो देखिए, हुआ यह कि मुठभेड़ की तारीख के 1 या 2 दिन पहले जब श्री प्रकाश शुक्ला का कॉल ये यूपी एसटीएफ वाले सुन रहे थे, दिल्ली में ही बैठकर, एक होटल में बैठकर, होटल भी वहीं लिया गया था जहां से सर्वाधिक कॉल्स किए जा रहे थे, जिसके करीब से सर्वाधिक कॉल्स किए जा रहे थे। गोरखपुर में निशा से वह बातचीत तो कर ही रहा था। तो देखिए, कन्वर्सेशंस को जो सर्विलांस पर रखा गया था, एक कॉल श्री प्रकाश शुक्ला ने हरिशंकर तिवारी को किया और हरिशंकर तिवारी को इस तरीके से डराया धमकाया कि पूछिए मत। हरिशंकर तिवारी तो काफ़ी गए। देखिए, इन्वर्टेड कॉमा में बातें कही गई है कि, और जो बातें बताई गई है कहानी में, क्योंकि देखिए फ़ोन सुन रहे थे, वर्चस्व किताब लिखी गई और राजेश पांडे ने लिखा, जो मुठभेड़ करने वाले पदाधिकारियों में शामिल थे और कन्वर्सेशन को सुनने वाले भी थे। तो इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा है, तो देखिए, कहा यह गया कि श्री प्रकाश तिवारी ने हरिशंकर तिवारी को फ़ोन किया। हरिशंकर तिवारी से उसने कुछ मिनटों तक बातचीत की और हरिशंकर तिवारी ने कॉल रिसीव करते ही कहा वह श्री प्रकाश शुक्ला की आवाज़ को पहचानते थे, नंबर्स को भी शायद जानते हो, लेकिन वह अपना परिचय अशोक सिंह के रूप में देता था। तो हरिशंकर तिवारी ने श्री प्रकाश शुक्ला से कहा, आखिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? हरिशंकर तिवारी कह रहे थे, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? आज की तारीख में मेरे पास या मेरे किसी आदमी के पास रेलवे, पीडब्ल्यूडी या सिंचाई का कोई भी ठेका नहीं है। सब तुम्हारे और सूरजभान के आदमियों के पास है। देखिए, इस कहानी को फिर से समझिए। जब वीरेंद्र शाही को श्री प्रकाश ने मार दिया तो हरिशंकर तिवारी को लगा था कि कब्जा मेरा हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। कब्जा तो हो गया श्री प्रकाश शुक्ला का या मोकामा गैंग का। तो श्री प्रकाश शुक्ला हरिशंकर तिवारी को फ़ोन पर आगे क्या कहता है, यह भी सुनिए। श्री प्रकाश ने कहा, तुम तो मेरे बाप को लिए 1 महीने तक घूमते रहे, पंडित जी तुम्हें क्या मिला? हरिशंकर तिवारी को वह पंडित जी कह रहा है। यह भी याद दिला रहा है कि आप मेरे पिता को लेकर 1 महीने तक घूमते रहे, क्या मिला, क्या फ़ायदा हुआ? हमने आपका पीछा थोड़ी छोड़ दिया। और अब तो देखिए, वह याद दिला रहा था कि और अब तो तुमने 2 मिनी बसें खरीद ली है, 20 आदमी आगे
और 20 आदमी पीछे मिनी बस में चलते हैं। तुम 3 गाड़ियों में अदल बदल कर बैठते हो। मतलब हरिशंकर तिवारी एक गाड़ी में नहीं बैठते थे, डर था, खौफ था, इसलिए कभी इस गाड़ी में कभी उस गाड़ी में बैठ जाया करते थे। तुमको क्या लगा कि मुझे पता नहीं है? शिवप्रकाश शुक्ला देखिए कुंडली निकालता था, तो वह कह रहा है पंडित जी को कि आपको क्या लगा, तुमको क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं है? आगे क्या कहता है? हरिशंकर तिवारी ने कहा, जो बातचीत है, हरिशंकर तिवारी ने कहा, तुम जानते हो, शिवप्रकाश को कह रहे हो, तुम जानते हो मेरे भी बहुत दुश्मन हैं। अब इस पर शिवप्रकाश शुक्ला कहता है, झूठ मत बोलो। हरिशंकर तिवारी को बोल रहा है, झूठ मत बोलो, तुम्हारे दुश्मन को तो हमने ही मार दिया। मतलब वीरेंद्र शाही की याद करा रहा है, हमने ही मार दिया। अब कौन बचा है तुम्हारा दुश्मनी रखने वाला? अब कौन बचा है तुमसे दुश्मनी रखने वाला? तुम 50 आदमियों को लेकर चलो, चाहे 500 आदमियों को लेकर, तुमको मैं रॉकेट लॉन्चर से उड़ाऊंगा। शिवप्रकाश शुक्ला देखिए किस तरह से पागल हो गया है, किस तरह से सनकी है। वह कह रहा है रॉकेट लॉन्चर से उड़ाऊंगा। रॉकेट लॉन्चर जानते हो? हरिशंकर तिवारी से शिवप्रकाश शुक्ला ने पूछा, रॉकेट लॉन्चर जानते हो? तो देखिए हरिशंकर तिवारी बोले, तुम चाहते क्या हो? शिवप्रकाश ने कहा, बस तुमको मारूंगा, बस तुमको मारूंगा। बहुत गुंडई कर चुके तुम। सोचो, जब तुम्हारी गांव में रॉकेट लॉन्चर लगाऊंगा, मैंने गांव ही कहा है, आगे आप समझ जाइएगा। सोचो, जब तुम्हारी गांव में रॉकेट लॉन्चर लगाऊंगा और तुम ऊपर की तरफ उड़ोगे, और जब तुम्हारी धोती खुलेगी तो सोचो क्या होगा। हरिशंकर तिवारी, उम्रदराज भी, मंत्री भी। यह कहकर शिवप्रकाश जोर जोर से हंसने लगा। फिर कहा शिवप्रकाश शुक्ला ने, बकरे की मां कितने दिन तक खैर मनाएगी? बस तुम दिन गिनो। ध्यान रखना कि तुम्हारी 13वीं में मैं भी पूरी खाने आऊंगा। यह कहकर शिवप्रकाश ने फोन काट दिया। तो देखिए शिवप्रकाश इस कदर, हरिशंकर तिवारी तो डर ही गए, लेकिन श्रीप्रकाश शुक्ला को कहां पता था कि इस कन्वर्सेशन को भी एसटीएफ वाले सुन रहे हैं और पता कर रहे हैं। जब यह फोन कटा, इसके तुरंत बाद जो गोरखपुर के डीआईजी थे एसएन सिंह, उन्होंने अरुण कुमार को सूचना दी कि देखिए फिर से शिवप्रकाश शुक्ला जो है वह निशा से बात कर रहा है, मुठभेड़ के एक दिन पहले। और ये बातचीत जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द से है, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन नहीं है। और जहां से यह बातचीत कर रहा है वहां लगता है कोई शादी समारोह है, क्योंकि आवाज आ रही है, साउंड बॉक्स की आवाज आ रही है, संगीत की आवाज आ रही है। तो अरुण कुमार ने तुरंत दिल्ली पुलिस और जो अपने एसटीएफ के पदाधिकारी थे उनसे कहा कि तुम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाओ और देखो। वह निशा से लंबी बातचीत करता था। यह समझा गया कि वहां पहुंचने में वक्त लगेगा, और अरुण कुमार ने समझाया कि देखिए टावर लोकेशन से ही पता किया जाना था, और यह माना गया कि शादी बहुत जगह नहीं हो रही होगी, 4-5 शादियां ही होगी। और श्रीप्रकाश शुक्ला जब बातचीत कर रहा है, उसके मॉडस ऑपरेंडी से मालूम हो गया था कि वह कहीं गाड़ी में बैठकर बातचीत कर रहा होगा या फिर किसी रेस्तरां में बैठा होगा। तो एसटीएफ वाले और दिल्ली पुलिस वाले प्रस्थान कर गए और उन्होंने उन जगहों की तलाश करना प्रारंभ किया। कुछ जगह मिले भी, लेकिन कहीं शिवप्रकाश शुक्ला का आता पता नहीं चला। तब तक निशा से उसकी बातचीत खत्म हो चुकी थी। अगले दिन फिर बातचीत करने के लिए जब वह श्याम पीसीओ गया था, तो फिर क्या हुआ और कहानी खत्म ही हो गई शिवप्रकाश शुक्ला की। तो देखिए शिवप्रकाश शुक्ला विधायक बनना चाहता था, उत्तर प्रदेश पर राज करना चाहता था, और उसका कहना था कि उत्तर प्रदेश में हमारा राज होगा और बिहार में सूरजभान सिंह का राज होगा। तो देखिए राज के पहले शिवप्रकाश शुक्ला की कहानी खत्म। लेकिन यदि बिहार को याद कीजिएगा, 2000 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, 1999 में लोकसभा का चुनाव हुआ। 1999 के लोकसभा चुनाव में बेऊर जेल में बंद सूरजभान सिंह ने नीतीश कुमार की मदद की। बहुत कड़ी लड़ाई थी। नीतीश कुमार बनाम विजय कृष्ण, 12 लोकसभा क्षेत्र,
और पहले तो नीतीश कुमार का दफ्तर ही AK-47 की गोलियों से मोकामा में बंद करा दिया गया था। लेकिन चुनाव के पहले ऑफिस खुला और फिर सूरजभान सिंह और नीतीश कुमार में एक समझौता हो गया था। बहुत संघर्षपूर्ण मुकाबले में नीतीश कुमार चुनाव जीते थे। और देखिए, इसका फलाफल ये हुआ कि जब 2000 का विधानसभा चुनाव आया, याद कीजिएगा, श्री प्रकाश शुक्ला तो मारा जा चुका, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला से नाता रखने वाले बिहार गैंग के कई लोग और श्री प्रकाश शुक्ला के पुराने सहयोगी भी विधायक चुन लिए गए। राजन तिवारी गोविंदगंज से निर्दलीय चुनाव में जीत हासिल की। वह गोरखपुर का रहने वाला, लेकिन ननिहाल यहाँ पूर्वी चंपारण में था, मोतिहारी में था, गोविंदगंज, और गोविंदगंज वह विधानसभा क्षेत्र जहाँ से पहले देवेंद्र दुबे विधायक हुआ करते। देवेंद्र दुबे की हत्या हुई थी। देखिए, मुन्ना शुक्ला भी लालगंज से चुनाव जीत गए और सूरजभान सिंह भी मोकामा से रिकॉर्ड मतों से चुनाव में जीत हासिल की। देखिए, चुनाव का किस्सा ये था कि 1999 में जब सूरजभान सिंह ने नीतीश कुमार की मदद की, तो 2000 के चुनाव में सूरजभान सिंह नीतीश कुमार की पार्टी के टिकट के दावेदार थे। लेकिन नीतीश कुमार ने रणनीति के तहत सूरजभान सिंह को टिकट नहीं दिया था। टिकट एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया था जिसका नाम भी सूरज सिंह था। सूरजभान सिंह का भी असली नाम सूरज सिंह ही है, लेकिन वह सूरज सिंह फर्जी था और उसे इस बात का निर्देश प्राप्त था कि वह अपना नामांकन का पर्चा गलत भरेगा। जब स्क्रूटनी होगी तो उसका नामांकन का पर्चा रद्द हो जाएगा, सूरज सिंह निर्दलीय उम्मीदवार रह जाएंगे और फिर सूरज सिंह को ही विपक्ष का उम्मीदवार मान लिया जाएगा। लालू यादव राबड़ी देवी की सरकार थी, तो दिलीप सिंह से मुकाबला था, तो सूरज सिंह ने मोकामा से जीत हासिल कर ली। और यदि मोकामा के 2000 के विधानसभा चुनाव को हम याद करते हैं, हम अपनी लाल डायरी को देखते हैं, तो उस चुनाव में सूरजभान सिंह के जितने विरोधी लोकल गैंग थे, चाहे वह नाटा सिंह हो, चाहे वह संजय सिंह हो, सभी सूरजभान समर्थक हो गए थे। और यह दोस्ती, दुश्मनी से जो दोस्ती बदली थी, उसे ग्राउंड जीरो पर सूरजभान सिंह तो जेल में ही बदलने का काम सूरजभान सिंह के भाई ललन सिंह ने किया था। तो देखिए, जब 2000 श्री प्रकाश का सपना तो पूरा नहीं हो पाया कि हम विधायक बनेंगे, हरिशंकर तिवारी को मार देंगे, लेकिन 2000 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव नतीजे आए तो किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। और सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी नीतीश कुमार ने पेश की थी। लालू यादव नहीं पेश कर पा रहे थे, या यूं कहें कि लालू यादव को मौका नहीं मिला था। तो नीतीश कुमार को, चाहे सूरजभान सिंह हो जेल में बंद, चाहे राजन तिवारी हो, चाहे मुन्ना शुक्ला हो, या फिर दूसरे, सभी लोग सपोर्ट कर रहे थे और सूरजभान सिंह का दायरा बहुत अधिक बढ़ गया था। तो देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला और सूरजभान सिंह, यह तो सभी लोग मानते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला का बॉस सूरजभान, तो सूरजभान ने अब तक श्री प्रकाश शुक्ला से अपने रिश्तों पर कभी कुछ नहीं बोला है। हमने कई बार कोशिश की है, हमारे दर्शक कहते रहते हैं कि सूरजभान सिंह से बातचीत कीजिए, लेकिन जब बातचीत करने की कोशिश करता हूं, श्री प्रकाश शुक्ला की चर्चा छेड़ता हूं, तो वे खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। देखिए, अब तो केस मुकदमे भी, आपको हम यह भी याद दिला दें कि बृजबिहारी प्रसाद के मामले में जितने आरोपी बनाए गए थे, देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला तो मारा ही गया, सुधीर त्रिपाठी मारा ही गया, अनुज प्रताप सिंह को 13 जून 1998 को कोई जानता ही नहीं था, इसलिए उसका नाम उस प्राथमिकी में लिखाया ही नहीं गया था। यह तो बाद में जब सीबीआई जांच की, शशिभूषण शर्मा बहुत तेज तर्रार पटना पुलिस के डीएसपी थे, सचिवालय में पोस्टेड थे, सीबीआई जांच के पहले वे जांच कर रहे थे, तब अनुज प्रताप सिंह का नाम आया था। देखिए, हमारे कई दर्शक कहते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला की एक ही तस्वीर बार बार दिखाई जाती है। क्या अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी की कोई तस्वीर है? अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी की कोई तस्वीर किसी के पास नहीं है। यह एसटीएफ भी बरामद नहीं कर पाई थी। और हमने पहले ही बताया है कि यदि धीरेंद्र सिंह, सुल्तानपुर वाला धीरेंद्र सिंह, ड्राइवर धीरेंद्र सिंह, यदि यूपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ गया होता,
तो यूपी की एसटीएफ के पास ऐसा कोई शख्स था ही नहीं जो इन तीनों की पहचान कर सके। श्री प्रकाश शुक्ला कहा करता था, तस्वीर मिल गई क्या होगा, तस्वीर से कोई पहचान पाता है क्या, हम सामने से गुजर जाएंगे। और वह चुनौती देता, जब पहली बार तस्वीर अखबारों में छपी थी और एक पूर्व मंत्री के बेटे ने, हम वह कहानी भी कभी सुनाएंगे, यह भी आपको बताएंगे कि श्री प्रकाश शुक्ला ने पहली बार मोबाइल फ़ोन किस मंत्री के पते पर लिया था। तब मोबाइल फ़ोन जो है प्रीपेड नहीं पोस्टपेड हुआ करता था और जो बिल था वह निबंधित डाक से जाया करता था। तो किस मंत्री के नंबर पर, हम आपको वह कहानी भी बताएंगे कभी आगे आने वाले दिनों में, कि दिल्ली में बसंत कुंज में जिस अस्थायी मकान की बात होती है कि श्री प्रकाश शुक्ला आकर यहाँ ठहरा, वह मकान किसका था? वह मकान एक पूर्व प्रधानमंत्री से संबद्ध रहे व्यक्ति का था जिसने किराया लगाया था। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन वहाँ तक श्री प्रकाश शुक्ला पहुँचा कैसे था, यह मकान किराए पर मिल कैसे गया था। तो ये कहानी भी देखिए, हमने कहा ना श्री प्रकाश शुक्ला की कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती। हाँ, तो हम तस्वीर की बात कर रहे थे। तो तस्वीर जब श्री प्रकाश शुक्ला की मिल गई थी उसके बहनोई सुभाष त्रिपाठी के घर से, यह तो खुलासा बाद में हुआ उसके मारे जाने के बाद, यदि पहले खुलासा हो गया होता तो शायद वह अपने बहनोई को भी नहीं छोड़ता। और तस्वीर भी जो मिली थी उसमें आपको पता ही है कि तस्वीर को किस तरीके से रूपांतरित किया था एसटीएफ ने। केवल जो मुंह वाला हिस्सा था या यूँ कहें कि जो सर का हिस्सा था वह श्री प्रकाश शुक्ला का था, नीचे का लिबास बदल गया था। अक्षय कुमार की एक तस्वीर देखकर उसे रूपांतरित करने की कोशिश की गई थी। तो जब तस्वीर उसकी अखबारों में छपी थी पहली बार, तो वह इस बात पर लोगों से बहस किया करता था कि कभी उसने डेनिम जींस पहनी ही नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि इससे पहचान में लोग आ जाते हैं। तो ये तस्वीर कहाँ से मिल गई, लेकिन तस्वीर तो उसी की थी और वह जब उसे यह बताया गया था कि हर पुलिस वाले को हर पुलिस नाका पर एक एक तस्वीर दी गई है, ताकि जब बैरियर लगे, नाका लगे, चेकिंग हो और कोई व्यक्ति संदेहास्पद दिखे, इस कदकाठी का दिखे, तो इस तस्वीर से मिलान करना। तो श्री प्रकाश शुक्ला कितना घमंडी था और किस तरीके से खूनी हो गया था, पागल हो गया था। वह इस बात को समझिए कि उसने कहा था कि हम तलाशी लेंगे और यदि हमारे सामने किसी नाका पर किसी पुलिस वाले ने जेब से तस्वीर निकालने की हिम्मत की तो वहीं उसे भून देंगे। तो पागलपन तो इतना सवाल था कि पूछिए मत। देखिए, और जब मारा गया तो नवरात्र का दिन था, लेकिन माँ दुर्गा ने इस बार उसे कलश स्थापन का मौका नहीं दिया था। पिछले साल 1997 में उसने विराटनगर में चैत्र नवरात्र, देखिए वहाँ सुरभि होटल का किस्सा जो है वह बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, कहानियाँ आप सुनते रहते हैं, ये होटल वो होटल, लेकिन सुरभि होटल के बाथरूम का किस्सा भी ज़बरदस्त है कि सुरभि होटल के बाथरूम का इम्पोर्टेंस क्या था और वहाँ सुबह शाम क्या होता था। तो ये कहानियाँ आपको सुनाते रहेंगे, आप देखते रहिए हमारे साथ। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को Facebook पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।